What's up, champions? Welcome back to Grand Acad's Rapid Revision Series of Business Studies. तो आज हम करने वाले हैं बुक नंबर 1 का चैप्टर 2 जो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. तो बिना किसी टाइम के वेस्ट करे हम लोग अपनी वीडियो शुरू करते हैं. तो पहली बात तो प्रिंसिपल्स क्या होते हैं. देखो, प्रिंसिपल्स का मतलब होता है ये हमारे कुछ गाइडिंग रूल्स हैं, ठीक है, जो हमारी डिसीजन मेकिंग को हेल्प करते हैं. अब जैसे अगर मैं आपको आपकी ही बात बताऊं तो आपके भी लाइफ में ऐसे बोला जाता है ना कि हमारे कुछ सिद्धांत हैं, हमारे कुछ प्रिंसिपल्स हैं, हमारे कुछ मॉरल्स हैं, वैल्यूज़ है, एथिक्स है, जो हम सब फॉलो करते हैं. हमारे लिए ये चीज़ सही है, ये चीज़ नहीं है, किसी के लिए कुछ चीज़ सही है या नहीं है. वैसे ही ये जो प्रिंसिपल्स हैं हमारे मैनेजमेंट के, ये भी हमारे मैनेजर्स को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं. तो आओ शुरू करते हैं. सबसे पहले तो हम समझते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है क्या. तो सबसे पहली बात तो ये क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी की कंट्रीब्यूशन है, जिसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसने दिया है? F.W. टेलर ने दिया है. ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है. सो जो हमारे F.W. टेलर हैं उन्होंने ये कॉन्सेप्ट हमें दिया था. उसके बाद हमारे पास दूसरे हैं हमारे हेनरी फ्योल ने हमें 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं. तो ये भी आपको पता होना चाहिए. जो हेनरी फ्योल हैं वो क्या एडमिनिस्ट्रेटर हैं किसके? वो हैं एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी, ठीक है. और जो क्लासिकल थ्योरी है वो F.W. टेलर. अच्छा, अब इनका सिग्निफिकेंस क्या है कि भाई जो हमारे डिसीजंस है, जो मैनेजमेंट को डिसीजन लेने हैं, मैनेजर्स को डिसीजन लेने हैं, उनमें थोड़ा सा उनको हेल्प मिल जाती है, ठीक है. तो जो हमारे प्रिंसिपल्स क्या है साइंटिफिक मैनेजमेंट के, वो सबसे पहले आपको ये समझना है कि जहाँ पर भी साइंस आ रहा है, साइंटिफिक वर्ड आ रहा है, वहाँ पर ऑब्वियसली कुछ एक्सपेरिमेंटेशन हो रही है, कुछ चीज़ें हैं जिसको यूज़ किया जा रहा है. तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है. सो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, ठीक है, कि एक वो नहीं है कि भाई ये हो गया तो यही होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है. इसमें रिप्लेस हमने क्या किया, हमने ट्रायल एरर अप्रोच को साइंटिफिक स्टडी से रिप्लेस किया. ट्रायल एरर का क्या मतलब होता है कि मैं बार बार ट्राई करूंगा. फॉर एन एग्जांपल, आप कोई मैथ्स का सम सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, आपने पहले अपनी क्लास में जो आपको मैम पढ़ाती है आपने उनके तरीके से किया, दूसरी चीज़ उससे भी आंसर नहीं आया, दूसरा मेथड आपने खुद से कुछ ट्राई किया, थर्ड मेथड आपने हो सकता है किसी बुक में देखो आपने उससे ट्राई किया ताकि आपका आंसर आ जाए. तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, आप ट्रायल मेथड को यूज़ करो, ट्रायल एंड एरर की मैं बार बार करके देखूंगा, होगा नहीं होगा नहीं होगा, ठीक है. तो हमने ट्रायल एंड एरर मेथड को साइंटिफिक थ्योरी से जो है उसको रिप्लेस किया है, ठीक है. उसके बाद हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का क्या मतलब है कि भाई कोई भी लड़ाई झगड़ा ना हो, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना अराइज हो. जो हमारी देखो, हमारे पास ना दो पार्टिसिपेंट्स होते हैं. एक हमारे पास पार्टिसिपेंट होता है मैनेजमेंट, जिसको हम मैनेजर कहते हैं, और दूसरा होता है हमारा वर्कर. तो दोनों के बीच में ना थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट, थोड़ी सी टेंशन हमेशा से होती ही होती है, क्योंकि दोनों के रूल्स जो दोनों के गोल्स जो हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें आ गई. फिर कोऑपरेशन, रिप्लेस कंपटीशन, ये सारी चीज़ें जो हैं हम वो आगे पढ़ेंगे. अब एक चीज़ आपको मैं बता देती हूँ, यहाँ पर जो साइंटिफिक मैनेजमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट में आपको क्या ध्यान रखना है कि जो F.W. टेलर थे वो ये कहते थे कि मुझे प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, मुझे प्रोडक्टिविटी को हटाना है, मुझे जो भी बेकार के मोशंस हैं, मतलब जो बेकार के मूवमेंट्स हैं, उन्हें मुझे हटाना है, उन्हें मुझे डिलीट करना है, रिमूव करना है, ठीक है. और मेरे को क्या करना है, मुझे लोगों को रिवॉर्ड करना है. अब आप रिवॉर्ड कैसे करोगे? उनके काम के बेसिस पे. सपोज हम बोलते हैं कि उन्होंने बोला कि हम वर्कर को चॉइस देंगे. अब क्या चॉइस देंगे? हम वर्कर को चॉइस देंगे अगर आप 8 घंटा काम करोगे तो आपको 10,000 मिलेगा, और अगर आप 8 घंटे के ऊपर 2 घंटे और एक्स्ट्रा काम करते हो, एक्स्ट्रा 2 घंटे काम करोगे तो आपको उस 2 घंटे काम करने के 1,000 रुपीज़ और मिलेंगे. तो जो करना चाहता है एक्स्ट्रा काम वो करेगा, जो नहीं करना चाहता वो नहीं करेगा. अब हम आ जाते हैं हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है और क्या नेचर है. तो कॉन्सेप्ट ऑफ
प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो ये क्या है, ये हमारी ब्रॉड गाइडलाइंस है डिसीजन मेकिंग की एंड बिहेवियर, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब इट इज़ नॉट एज रिजिड एज साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। अब जो हमारे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं तो वो तो रिजिड होते हैं, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, पर जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के, आप उससे चेंज कर सकते हो, मतलब वो रिलेटिव होते हैं। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से, आप अपनी मैनेजमेंट के हिसाब से, आप अपने बिजनेस के हिसाब से प्रिंसिपल्स को आगे पीछे थोड़ा सा करके लगा सकते हो। हेल्प मैनेजर्स टू टेक डिसीजंस, वही वाली बात आ गई। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी का क्या मतलब है कि ये हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो लार्ज हो, चाहे वो स्मॉल स्केल हो, चाहे वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है, या वो एनजीओ हो, तो हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है वो ये एप्लीकेबल है, ठीक है। अब हमारे कुछ जनरल, हमें पता है कि ये जनरल गाइडलाइंस हैं। उसके बाद इट प्रोवाइड गाइडेंस नॉट रिजिड सॉल्यूशंस फॉर कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, तो ये हमें गाइडलाइन देता है ना, हमारे को कोई परफेक्ट सोल्यूशन नहीं देता, ये एक गाइडेंस की तरह काम करता है। जैसे हम लोग आपके लिए गाइडेंस की तरह काम करते हैं, हम आपको रिजल्ट नहीं देते, पर हम आपको गाइडेंस की तरह काम करते हैं, हम आपको पल पल मदद करते हैं, ठीक है। फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, जैसे मैंने आपको बताया जहाँ पर साइंटिफिक वर्ड आ जाएगा वहीं पर एक्सपेरिमेंटेशन आ जाएगा, तो एक्सपेरिमेंटेशंस बहुत अलग अलग हुई थी, ठीक है, तो उस हिसाब से आए वो आप आगे पढ़ोगे। उसके बाद आता है ये फ्लेक्सिबल है, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी मैनेजर अपने हिसाब से इनको यूज़ कर सकता है, ठीक है। मेनली बिहेवियरल है, बिहेवियरल क्यों है, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स के साथ इंटरैक्ट करें, हम एम्प्लॉयज़ के साथ इंटरैक्ट करें, हम लोगों के साथ इंटरैक्ट करें, इसलिए ये बिहेवियरल है। फोकस ऑन इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन बिहेवियर एंड रिलेशनशिप बिटवीन रिसोर्सेज, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर वो क्या कर रहा है, वो इन्फ्लुएंस कर रहा है ह्यूमन बिहेवियर को, क्या आप डिसीजन कैसे ले सकते हो, क्या आप कर सकते हो, क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। इट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कॉज और इफेक्ट इसमें रिलेशनशिप है। इस्टेब्लिशेस लिंक्स बिटवीन एक्शन एंड आउटकम्स, ठीक है, तो जो हम कर रहे हैं, जो हमारे एक्शंस है वहीं से तो हमारे आउटकम्स आएंगे, जैसा आप इनपुट डालोगे वैसे ही आपको आउटपुट मिलेगा। अगर आप बहुत मेहनत करोगे, है ना, तो आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा, और अगर आप बिल्कुल भी मेहनत नहीं करोगे तो आपको रिजल्ट कैसे मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। और उसके बाद है कॉन्टिजेंट। कॉन्टिजेंट का मतलब होता है कि जब भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन अराइज हो जाती है, जब भी कुछ ऐसी स्थिति अराइज हो जाती है, तो मैं उसमें क्या करूँगा, तो उसमें भी हमारे प्रिंसिपल्स हमें मदद करते हैं। जैसे कि किसी का बिजनेस है, हम मान लेते हैं किसी की फैक्ट्री है, ठीक है, फैक्ट्री है गुड़गांव में। अब मान लेते हैं वहाँ पर आग लग गई, वहाँ पर आग लग गई, फायर। अब ये तो कॉन्टेजेंट सिचुएशन है, ये तो एकदम से अराइज हो गई, तो अब आप प्रिंसिपल्स में क्या क्या हो सकता है, क्या आप गाइड करोगे कि एक हो सकता है कि आप इंश्योरेंस के पास चले जाओ, है ना, दूसरा हो सकता है कि आप कहीं और चीज़ें देखो, तीसरा हो सकता है कि जो आपके ऑर्डर्स पेंडिंग है उसको आप कैसे करोगे, अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने कस्टमर्स को कैसे बोलोगे, तो ये सारी चीज़ें हमारे प्रिंसिपल्स में आती हैं। फिर उसके बाद है एप्लीकेशन डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि हर सिचुएशन अलग होती है और उसके हिसाब से हम लोग अलग अलग तरीके से अपने प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं। पहला, यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी, एनहांस मैनेजरियल नॉलेज, एबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग। इससे क्या हो रहा है, जब आपको कुछ प्रिंसिपल्स आपको बता दिए गए हैं, है ना, अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हो वहाँ पर भी आपको कुछ रूल्स रेगुलेशन, कुछ गाइडलाइंस आपको बता दी जाती हैं, है ना, तो वैसे ही अगर इनको भी बता दी जाएंगी तो इनके क्या होगा, नॉलेज एबिलिटी स्किल्स में इन्हांस होगी, ये अपने बेटर डिसीजंस ले पाएंगे, तो ये वहीं पे ये वाली बात लिखी हुई है। देन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। अब क्योंकि हमें पता है कि हमें भाई रिसोर्सेज हमारे स्केर्स हैं, हमें ज़्यादा गलत तरीके से यूज़ नहीं करना है, तो वैसे ही यहाँ पर भी आपको यही बताया जाता है। दूसरा कि हम वेस्टेज को कम कैसे कर सकते हैं, मैनेजर्स एडमिनिस्टर कैसे करें, ये सारी चीज़ें। फिर हमारी आती है साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग, मतलब फैक्ट बेस्ड है, लॉजिकल है, रीजनिंग है, कुछ भी तुक्काबाजी नहीं है, कुछ भी ट्रायल एरर नहीं है, सब कुछ एक्सपेरिमेंटेशन के बेसिस पे हो रहा है। अडेप्टेबिलिटी टू चेंजिंग एनवायरनमेंट, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि हमारी जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो डायनामिक है, वो हमेशा बदलती रहती है, तो उसके तहत हमें भी अपने आप को बदलना पड़ता है। फिर है हमारा फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो सकती है कि भाई मैं अपना रॉ मटेरियल अपनी सोसाइटी से ले रही हूँ, तो मेरे को अपने कस्टमर्स को, मेरे को अपनी सोसाइटी को बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स देने हैं, कॉस्ट उनका कम होना चाहिए, प्राइस उनका अच्छा होना चाहिए और क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए, ठीक है। फिर फाउंडेशन फॉर थ्योरी, है ना, जो हम ट्रेनिंग वगैरह देते हैं, एजुकेशन वगैरह देते हैं, उसके लिए भी प्रिंसिपल्स हमारे बेसिस होते हैं। अब टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट हमें क्या कह रही है,
सो पार्ट ऑफ क्लासिकल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, एक दो थॉट्स होते हैं, एक क्लासिकल है, एक नियो क्लासिकल है, और एक आगे जाकर आप और भी टाइप्स पढ़ोगे, ठीक है, तो इसको आपने इतना ध्यान नहीं देना है, ठीक है। इनकी कंट्रीब्यूशन एक बार करके चले जाना, अगर 1 मार्कर में आ गया तो आ गया। फिर उनके बिलीव्स एंड प्रैक्टिस कर लेते हैं। शायद मैनेजमेंट शुड बी अ फॉर्मल डिसिप्लिन एंड नॉट, ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि फॉर्मल डिसिप्लिन होना चाहिए, ये नहीं है कि आज कुछ है कल कुछ है, नहीं, सब कुछ सही होना चाहिए, एक्सपेरिमेंटेशन, लॉजिक, रीजनिंग के बेसिस पे होना चाहिए, ठीक है। कोऑपरेशन होनी चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया था, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, सबको एक साथ अच्छी तरीके से काम करना है। फिर उसके बाद है हमारा लेगेसी वगैरह, ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब हम इनके प्रिंसिपल्स पे आ जाते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इसका क्या मतलब है भाई कि जो मेरी ट्रायल एंड एरर अप्रोच है ना, वो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें तुक्काबाजी होती है और हमें तुक्काबाजी नहीं करनी है, हमें लॉजिक रीजनिंग से चलना है, ठीक है। तो वी हैव रिप्लेस द ट्रायल एंड एरर अप्रोचेज विद साइंटिफिक स्टडी एंड एनालिसिस, डेवलप अ स्टैंडर्डाइज एंड वन बेस्ट वे ऑफ एफिशिएंसी। ये कीवर्ड इंपॉर्टेंट है, वन बेस्ट वे, की एक ही बेस्ट वे हो काम करने का। ये नहीं है कि मैं पहले यूनिटरी मेथड लगाऊंगी क्वेश्चन में, फिर मैं कोई और मेथड लगा रही हूँ, फिर मैं कोई शॉर्टकट लगा रही हूँ, नहीं, हमें वन बेस्ट वे ही करना है, ठीक है। देन यू हैव हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, जो मैंने आपको बताया कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, लोगों को कोऑपरेशन, प्यार से काम करना चाहिए, अपने जो इंडिविजुअल के गोल्स हैं उसको कम रखो और हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन को गोल्स हैं उसे अबव रखो, ठीक है। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब है कोऑपरेशन एंड नॉट इंडिविजुअलिज्म। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर हमने कंपटीशन को कोलैबोरेशन से रिप्लेस कर दिया है। क्या कर दिया है? कंपटीशन को कोलैबोरेशन से रिप्लेस किया है। इसका क्या मतलब है कि आपस में कंपटीशन नहीं होना चाहिए। अगर मान लेते हैं कि एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, अब इस मार्केटिंग डिपार्टमेंट में बहुत सारे लोग हैं, तो ये एक टीम ही तो है, टीम ही तो है जो काम कर रही है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर आपस में कंपटीशन नहीं करना है, कोऑपरेशन करनी है, ठीक है। देन डेवलपमेंट ऑफ ईच पर्सन टू द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। इसका क्या मतलब है कि भाई लोगों को उनके स्किल्स एबिलिटी के अकॉर्डिंग काम दो, है ना, कुछ भी फालतू का मत करो, और ताकि लोग इफेक्टिवली और एफिशिएंसी के साथ काम कर सके, टाइम पे भी काम खत्म हो और मिनिमम रिसोर्सेज, मिनिमम वेस्टेज के साथ वो काम हो जाए। और प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए एम्प्लॉयज़ के बीच में भी और ऑर्गेनाइजेशन में भी। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ध्यान से समझना है। तो अब हम जो पढ़ेंगे वो है साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक्स क्या क्या हैं। तो आपको एक चीज़ तो ध्यान में रखनी है कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो किसके लिए करी गई है? फ्लोर शॉप लेवल के लिए करी गई है, जो हमारे वर्कर्स वाला है एरिया, ठीक है, उसके लिए करी गई है। अब सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं हमारी फंक्शनल फोरमैनशिप पे। अब फंक्शनल फोरमैनशिप में टेलर कहते हैं कि हमारी जो डिवीजन है ना ऑर्गेनाइजेशन में, वो स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे होनी चाहिए। मतलब कि जो जिसमें बेहतर है उसको उसके लिए रख लो, एक बॉस या एक हमारे पास बंदा नहीं होना चाहिए चीज़ें मैनेज करने के लिए, हमारे पास स्पेशलिस्ट होने चाहिए। तो स्पेशलिस्ट हमारा कीवर्ड है, ठीक है, ताकि हम अपनी इंप्रूव कर सके एफिशिएंसी, ठीक है, एट द शॉप फ्लोर लेवल, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब इनको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करा, एक था हमारा प्लानिंग का और एक था हमारा एग्जीक्यूशन का, और दोनों के अंदर 4-4 आते हैं। अब प्लानिंग में आपको समझ में आ रहा होगा कि प्लान का क्या मतलब है। जब हम किसी चीज़ के लिए सिर्फ प्लानिंग हो रही है, पेपर एंड पेन लिया और हम सिर्फ स्ट्रैटेजाइज वगैरह कर रहे हैं, हम यहाँ पर अभी कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं, हम कुछ भी एक्चुअल काम नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहला हमारे पास आता है प्लानिंग का। अब प्लानिंग में क्या आ रहा है हमारे पास? पहला इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। अब इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क क्या करेगा? देखो, इंस्ट्रक्शन से ही आपको ध्यान में रखना कि ये क्या करेगा, इंस्ट्रक्शंस बनाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है, कि कैसे क्या करना है, किसको क्या करना चाहिए, ये सब चीज़ें जो है वो इसमें आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम इंस्ट्रक्शंस को ड्राफ्ट करेंगे। रूट क्लर्क, अब रूट क्लर्क क्या करेगा? वो आपको ये बताएगा कि किस रूट से हमें क्या काम करना है। अब जैसे अगर कोई हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, हमारी मैन्युफैक्चरिंग है, तो हो सकता है उसने ऐसी असेंबली लाइन लगा रखी हो, ठीक है, कि पहले कपड़ा यहाँ पे कटेगा, फिर कपड़ा यहाँ पे शेप होगा, बटन लगेंगे, ऐसे करके वो काम होगा। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस है, हमारा पूरा रूट है, किस रास्ते से हम जाएंगे। उसके बाद आता है हमारा टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। अब टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क हमारी कॉस्ट शीट्स और टाइम शीट्स बना के रखेगा कि मुझे कितना कॉस्ट लगेगा, कितना टाइम लगेगा, क्या होगा, ठीक है। तो ये स्पेसिफाई हमारे रूट्स हो गए एंड ही प्रिपेयर्स टाइम्स एंड कॉस्ट शीट्स। अब डिसिप्लिनरियन, आप खुद सोचो क्या करेगा, वो डिसिप्लिन मेंटेन करने की कोशिश करेगा। उसे क्या करना है कि भाई कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं
नहीं होना चाहिए, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, जो जैसा काम होना चाहिए वैसे ही होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, पीस होना चाहिए, कोऑपरेशन होनी चाहिए। तो ये चीज़ें इसमें आ जाती हैं। अब प्रोडक्शन इंचार्ज हमारे पास क्या क्या है भाई, एक है हमारा स्पीड बॉस। अब स्पीड बॉस क्या इंश्योर करेगा कि मेरा काम जो है वो टाइम पे खत्म हो, कोई भी वेस्टेज नहीं होनी चाहिए, तो मेरा टाइमली काम खत्म होना चाहिए, तो ये हमारा कीवर्ड है। गैंग बॉस क्या कर रहा है, गैंग बॉस हमारे टूल्स और मशीन को प्रिपेयर करके रख रहा है, रेडी करके रख रहा है। जैसे कि मैं अपने स्टूडियो में आ रही हूँ, तो मेरे आने से पहले एक बंदा है जो क्या करेगा, जो भाई पीपीटीज देखेगा कि अच्छा सॉफ्टवेयर ठीक से चल रहा है नहीं चल रहा, लाइटिंग ठीक है या नहीं, माइक चल रहा है नहीं चल रहा, तो ये सारी चीज़ें काम जो है वो ये बंदा करेगा। उसके बाद आता है हमारा रिपेयर बॉस। अब रिपेयर बॉस जो है वो मेंटेन करके रखेगा किसको, सामान को, ठीक है। तो मेंटेन में क्या हो रहा है कि भाई मैं पहले ही देख लूँ कि अच्छा कहीं इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही, कुछ लाइटिंग प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, ठीक है। तो यहाँ पर हम वर्किंग कंडीशंस को मेंटेन करके रखेंगे, वर्किंग कंडीशन को मेंटेन करके रखेंगे। और गैंग बॉस में क्या हो रहा था, वो सिर्फ प्रिपेयर करके रख रहा है, मतलब कि जो सामान जहाँ है वो वहीं होना चाहिए, लाइटिंग पीछे है तो पीछे होनी चाहिए, माइक यहाँ यहाँ होना चाहिए, मेरे पास नीचे मेरा आईपैड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है रिपेयर बॉस। अब रिपेयर बॉस का मैंने आपको बता दिया। अब आता है हमारा इंस्पेक्टर। अब इंस्पेक्टर क्या करता है, इंस्पेक्ट करता है, डंडा लेकर रखता है। तो इंस्पेक्टर क्या करेगा, क्वालिटी चेक करेगा कि हमारी जो क्वालिटी है जैसी होनी चाहिए वैसी ही होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारा मेन आइडिया क्या है कि हमें एफिशिएंसी इंक्रीज करनी है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, वेस्टेज को कम करना है। नेक्स्ट स्लाइड जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक द वीडियो और ग्रैंड कैट को सब्सक्राइब भी कर दो। इस चैनल से आपको और भी बहुत ज्यादा हेल्प मिलती रहेगी। और अगर आपको और भी हेल्प चाहिए तो मैंने अपना बिजनेस स्टडीज का कोर्स जो है वो लॉन्च कर दिया है फॉर बोर्ड्स एंड सीयूईटी, और इसमें आपको मिलेंगे माइंड मैप्स, क्वेश्चन बैंक्स, इसमें आपको बिजनेस स्टडीज की मास्टर क्लासेस मिलेंगी, वो भी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, मेंटरशिप और लाइव सेशंस भी। तो भी वेट मत करो, चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड इन द पिन comment. Okay, back to the lecture. नेक्स्ट, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। अब स्टैंडर्डाइजेशन में आपको दो कीवर्ड याद में रखने। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है कंसिस्टेंसी एंड बेंचमार्क। अब कंसिस्टेंसी का मतलब है कि जो मेरा एक बक्से में सामान है वो सारा एक लेवल का, एक शेप का, साइज का, कलर का, क्वालिटी एक्सेट्रा इसमें होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप बाजार जा रहे हो, आप किसी फ्रूट वाले पे गए, अब आपने उससे पूछा कि आपके पास दो वैरायटी के सेब हैं, उसने बोला कि ये वाला मैडम 50 रुपये किलो है और वो वाला 100 रुपये किलो है। आपने उन भैया से पूछा कि दोनों में फ़र्क है, तो उन्होंने बोला कि वो बिना स्टिकर वाला 50 का है, स्टिकर वाला 100 रुपये का है। तो बेसिकली उनका कहने का ये मतलब है कि एक टाइप ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट जो है वो आपको स्टिकर वाले में मिलेगा। हो सकता है वो ज़्यादा रेड इन कलर हो, ठीक है, हो सकता है वो स्वीटर हो और उसमें जो शेप एंड साइजेस होंगे एप्पल के वो भी काइंड ऑफ सिमिलर होंगे। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमारे आपने सुना होगा फैक्ट्री रिजेक्ट्स, है ना, कुछ फैक्ट्री रिजेक्ट्स होते हैं, डिफेक्ट्स होते हैं, ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये आपको कहाँ मिलती हैं, सरोजनी नगर में मिल जाती हैं, जनपद मार्केट में मिल जाती है ना, या फिर कोई मंडे बाजार लगा हो वहाँ पे ऐसे सामान मिल जाता है। तो वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में लोग वर्कर्स क्या करते हैं कि आपका एक स्टैंडर्डाइज सेटिक बेंचमार्क सेट कर देते हैं, इतने से ज़्यादा होगा तो इसको रिजेक्ट कर देंगे। तो जैसे आपके यहाँ पे है ना 40, हो सकता है कि स्कूल में फॉर एन एग्जाम्पल हमारे यहाँ 50 मार्क्स लेके आओगे इंटरनल प्लस एक्सटर्नल में तो आपको पास माना जाएगा। मतलब ये एक बेंचमार्क मैंने सेट कर दिया, ठीक है। तो ये वाला आपका सेट बेंचमार्क्स, ये आपका कीवर्ड हो गया। ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरे को प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, प्रोडक्ट डाइवर्सिटी को कम करना है ना, और ये सारी चीज़ें। अब सिंप्लीफिकेशन का क्या मतलब है कि भाई जो भी मेरी अननेसेसरी वेराइटी है उसको मेरे को ख़त्म करना है, रिड्यूस करना है। अब अननेसेसरी वेराइटी से क्या मतलब है कि फॉर एन एग्जाम्पल आपकी एक नूडल कंपनी है, आपकी एक नूडल कंपनी और आपने उस नूडल कंपनी में 10 प्रोडक्ट डाले हुए हैं। अब 2 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, 2 या 3 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो बेकार हैं, जो आपके लिए प्रॉफिट नहीं ला के देना, तो उसको हमें रिमूव करना है। हम जितना ज़्यादा सिंपल रखेंगे उतना हमारे लिए बेटर होगा, ठीक है। तो कॉस्ट सेविंग होती है इससे, हम पूरा इक्विपमेंट को यूटिलाइज कर सकते हैं क्योंकि हमें फालतू प्रोडक्ट्स नहीं बनाने हैं, और हमारा टर्नओवर भी बढ़ जाता है। आई समझ। अब हम आते हैं हमारे वर्क स्टडी टेक्निक्स पे। अब वर्क स्टडी टेक्निक्स में हमारे पास है टाइम स्टडी। टाइम स्टडी क्या कहते हैं कि मेरे पास स्टैंडर्डाइज टाइम होना चाहिए प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। एग्जाम्पल, मुझे 30 यूनिट्स बनाने हैं,
ठीक है, अब उन्होंने सेट टाइम कर दिया कि 30 यूनिट्स बनाने के लिए हम आपको दे रहे हैं 8 आवर्स, इसी में आपका काम हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होगा, डिटरमाइंस द स्टैंडर्ड टाइम। अच्छा, उसके बाद फटीक स्टडी। फटीक स्टडी क्या कहती है, फटीक स्टडी कहती है कि भाई जो मेरे वर्कर्स हैं उनको मुझे छोटे छोटे स्मॉल ब्रेक्स देने हैं ताकि वो थके ना और हमारी प्रोडक्टिविटी मेंटेन रहे। ठीक है, नीड फॉर रेस्ट इंटरवल्स, प्रिवेंट मेंटल एंड फिजिकल एग्जॉशन, आपको बर्नआउट नहीं होगा, आपको प्रोलॉन्ग स्ट्रेस नहीं होगा, आप मेंटली और फिजिकली ठीक रहोगे। उसके बाद हमारा आता है मेथड स्टडी। मेथड स्टडी क्या कहता है, वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग द वर्क या जॉब, कि एक ही सही तरीका होता है काम करने का और आपको उसी तरीके से करना है। अगर मेरा मैथ्स का सवाल यूनिटरी मेथड से सॉल्व होगा तो मैं यूनिटरी ही मेथड से करूँगी। ठीक है, सो आइडेंटिफाई द बेस्ट वे, नहीं वन बेस्ट वे लिख लेना इसमें। ठीक है, वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब। ठीक है, अब मोशन स्टडी। मोशन स्टडी क्या कहती है कि जो भी मेरी फालतू की यूजलेस मूवमेंट्स है, रिडंडलेस मूवमेंट्स है, उसको मुझे रिमूव करना है, एलिमिनेट करना है। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास ये मेरी आउटलेट है। ठीक है, यहाँ पर एक मशीन 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 है। ये जो मूवमेंट्स हैं ये सब वेस्ट हो रही हैं। अगर मैं इसको सिंपल असेंबली लाइन में लगा लूँगी तो मेरी जो मूवमेंट्स हैं वो बच जाएंगी, कम टाइम लगेगा और मेरा फटाफट काम हो जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना कि 2-3 कीवर्ड्स हैं, एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, कॉस्ट कम, वेस्टेज कम। उसके बाद हमारा आता है जी डिफरेंशियल वेज रेट सिस्टम। ठीक है, अब डिफरेंशियल वेज रेट सिस्टम ये कहता है कि जो जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा, जो ओवर टाइम करेगा उसको ओवर टाइम के लिए इंसेंटिव मिलेगा, बोनस मिलेगा, तो वो मोटिवेट भी होगा। जो काम कम करेगा उसको कम मिलेगा, जो काम 8 घंटे करेगा तो उसको 8 घंटे के हिसाब से पैसा मिलेगा। ठीक है, उसके बाद मेंटल रेवोल्यूशन क्यों, क्योंकि जब पहले हम अपने ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन रिसोर्स नहीं सोचते थे, हम उनको सोचते थे कि ये तो हमारे लिए एक काम करने का जरिया है, एक मशीनरी है जिसको हमें यूज़ करना है। लेटर जब टेलर की ये सारी चीज़ें आई तो उसके बाद पता चला कि नहीं, हमें कोऑपरेशन होनी चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। तो एक मेंटल रेवोल्यूशन हमें देखने को मिला, एक माइंडसेट शिफ्ट हमें देखने को मिला फ्रॉम कंपटीशन टू कोऑपरेशन, कि हम में आपस में कोई कंपटीशन वर्कर्स में नहीं होना चाहिए, हम सब एक हैं, है ना, हमारा गोल एक है, हमें ऑर्गेनाइजेशन को कुछ अचीव करवाना है। तो ये वाली बात आ गई, इंक्रीज आउटपुट, मैक्सिमाइज सरप्लस। ठीक है, कि वर्कर्स वेलबींग इंश्योर लॉन्ग टर्म बिजनेस। अगर हम वर्कर्स की वेलबींग पे ध्यान देंगे तो हम क्या करेंगे, हम उनकी भी वेलबींग होगी, उनके भी इंसेंटिव्स होंगे और जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो भी अचीव कर पाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट आता है हमारी मॉडर्न रेलेवेंस। अब मॉडर्न रेलेवेंस में हमारे पास कुछ टर्म्स आती हैं, जैसे कि लीन मैन्युफैक्चरिंग हो गया, काइजन हो गया, क्वालिटी सर्कल, ये सब आपका जो है वो ऑपरेशन मैनेजमेंट से रिलेटेड है, जो आप कभी आगे इन फ्यूचर पढ़ोगे। अब यहाँ पर जो पूरा खेल है वो प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है, जो भी हमारा प्रोडक्शन में है ना, जैसे रॉ मटेरियल को हमें जब तक फिनिश प्रोडक्ट्स में लेके जाना है, ये वहाँ तक का पूरा खेल है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें बेसिकली मिनिमम रिसोर्सेज, मिनिमम वेस्टेज, ठीक है, जो भी बेकार की मूवमेंट्स है उसे हटा दो। ठीक है, एफिशिएंसी इंप्रूव करो, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करो, पूरा सार इसका यही है। ठीक है, तो प्रिंसिपल्स कंटिन्यू टू शेप मॉडर्न प्रैक्टिसेस। ऑपरेशन रिसर्च मैंने आपको बता दिया, रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश प्रोडक्ट्स तक जो भी हमारे डिसीजंस होते हैं, प्रोसेस होता है, वो सब इसी में आ जाता है। लीन मैन्युफैक्चरिंग में फिर से वही वाली बात है, मिनिमम वेस्टेज, एफिशिएंसी बढ़ा दो। रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो हमें पता ही है। अब आते हैं हमारे फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स। सबसे पहला डिविजन ऑफ वर्क, कि जो मेरा काम है उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो ताकि लोगों को आसानी भी और लोग आसानी से वो कर भी पाए। ठीक है, और इसमें एक और की पॉइंट है कि भाई जो जिसकी बढ़िया क्वालिटी है, जो जिसकी बढ़िया एबिलिटी है, वो, जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैं हूँ मार्केटिंग, HR, बिजनेस स्टडीज, इको की एक्सपर्ट, ठीक है, मेरे नॉलेज स्किलेबिलिटी इनमें है तो मेरे को इसी का काम मिलेगा। ऋत्विक सर की इंग्लिश में है तो वो ऋत्विक सर इंग्लिश ही देखेंगे। ठीक है, सो स्पेशलाइजेशन इम्प्रूव्स एफिशिएंसी एंड क्वालिटी, सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर फाइनेंस, मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन। देन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का क्या मतलब है कि मैं राइट टू ऑर्डर है मेरे पास, और ये कहाँ से आएगी, ये पोजिशन से आती है आपके, ठीक है, फॉर्मल पोजिशन से आती है। जिसके पास अथॉरिटी होगी उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उसको जवाबदेही भी देनी पड़ेगी। अथॉरिटी ऑलवेज फ्लोज डाउनवर्ड्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलवेज फ्लोज अपवर्ड। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी फॉर द आउटकम, ठीक है,
हो गया डिसिप्लिन, कि भाई जो भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोसेसेस हैं, प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स हैं, आपको उसे मानना है। अगर उसमें लिखा है नो स्मोकिंग तो नो स्मोकिंग, ठीक है। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड का क्या मतलब है कि हम एक जगह से ही हमारे पास ऑर्डर्स आने चाहिए, एक जगह से ही सब होना चाहिए। सो ईच एम्प्लॉय रिपोर्ट्स टू वन सुपीरियर, तो एक एम्प्लॉय है तो वो एक सुपीरियर को ही रिपोर्ट करेगा, ठीक है। फिर आते हैं हमारे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर एक एम्प्लॉय जो है वो एक मैनेजर से ही ऑर्डर्स ले रहा है। अब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का क्या मतलब है कि यहाँ पर एक वन प्लान है और उसका वन हेड है, ठीक है। तो जो मेरा लोग हैं वो एक ही गोल को अचीव करने के लिए लगे हैं, ठीक है। तो एक गोल है और उसका एक ही हेड है। जैसे आपका मार्केटिंग मैनेजर वो हेड है और उसी का प्लान है और आप उसी के तहत काम कर रहे हो। वन प्लान एंड वन हेड फॉर एक्टिविटीज विद द सेम ऑब्जेक्टिव, ठीक है। जैसे सेपरेट डिविजन ऑफ कार्स एंड मोटरसाइकिल्स। फिर हमारे आते हैं सबॉर्डिनेट और सबॉर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपना इंटरेस्ट को नीचे रखेंगे, सेकंड रखेंगे और फर्स्ट हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को रखेंगे। ये ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके इंटरेस्ट को देखेगा, अपने गोल्स के साथ अपने एम्प्लॉयज़ के गोल्स को भी वो अचीव करेगा, उसकी बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। सो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स टेक प्रेजेंस ओवर द इंडिविजुअल इंटरेस्ट, मैनेजर्स मस्ट सेट एग्जाम्पल्स ऑफ फेयरनेस, ठीक है। अच्छा, अब रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन का क्या मतलब है कि हमें किसी को भी ये नहीं करना कि भाई उसको कम है, वो फीमेल है तो उसको कम करना है, वो कहीं बैकवर्ड क्लास से तो उसे कम करना है, नहीं, ऐसे नहीं होता है। आपको हर को इक्वल रेम्यूनरेशन देनी है कि उसकी क्या पोजीशन है, वो किस पोजीशन पे काम कर रहा है, वो उसकी क्या है, अगर वो लोअर लेवल पे है तो उसकी कितनी होगी, मिडिल लेवल पे है तो सबकी इक्वल होगी, तो ऐसे करके आपको देनी है। तो इक्वल रेम्यूनरेशन होनी चाहिए। तो फेयर पे ऑफ एम्प्लॉयज़ इंश्योरिंग अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है, शुड अलाइन विद द ऑर्गेनाइजेशन पेइंग कैपेसिटी। अब आता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो देखो सेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब है? सेंट्रलाइजेशन का मतलब है जब आपका डिसीजन मेकिंग पावर, अब जो हमारी डिसीजन मेकिंग पावर है वो हमारी सेंट्रलाइज्ड है, मतलब ऊपर वाला ही ले रहा है, तो वो तो सेंट्रलाइजेशन है जब वहाँ पर एक है। अब डिसेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब है कि जब ऊपर टॉप मैनेजमेंट ने अपनी मार्केटिंग डिपार्टमेंट को बोला कि आप अपने डिसीजंस खुद ले लो, आपको मार्केटिंग प्लानिंग कैसे करनी है, आपको रिक्रूटमेंट कैसे करनी है, आप अपना खुद कर लो, तो वो होता है डिसेंट्रलाइजेशन, जब जो हमारी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी को नीचे दे दिया जाता है, डिसेंट्रलाइज कर दिया जाता है। सो बैलेंस होना चाहिए दोनों में, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है स्केलर चेन। स्केलर चेन का क्या मतलब है कि हम क्या यूज़ करेंगे, ये चेन यूज़ करेंगे या ये चेन यूज़ करेंगे, ऐसे हम एक चेन यूज़ करेंगे जिससे हम कम्युनिकेट करेंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम या बॉटम टू अप, ठीक है। अब जैसे ये है, ये आप डायग्राम में देख रहे होगे, यहाँ से ऐसे कम्युनिकेशन फ्लो करेगी। अब कोई भी केस ऑफ इमरजेंसी है, कुछ ऐसी ऊपर नीचे हो गई, कोई कॉन्टिंजेंसी अराइज हो गई, या अभी का अभी मुझे कोई डिसीजन लेना है और मुझे हेल्प चाहिए, उस केस में एक चीज़ आती है गैंग प्लैंक। इमरजेंसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, आप सीधा के सीधा ऐसे कम्युनिकेट कर सकते हो। ई जो है वो ओ से आराम से कम्युनिकेट कर सकता है, या फिर चाहे एफ को एम से कम्युनिकेट करना तो उस टाइम पे वो ऐसे जाके कर सकता है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं गैंग प्लैंक, ठीक है। सो इट अलाउज डायरेक्ट कम्युनिकेशन इन केस ऑफ इमरजेंसी, ठीक है, एंड इट इज़ अ फॉर्मल चेन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये भी आपको ध्यान में रखना है। बाय द वे मैं आपको बता दूं कि हमने अपना बिजनेस स्टडीज़ का जो है वो कोर्स लॉन्च कर दिया है, उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगी अगर आप बाय करना चाहते हो तो। नेक्स्ट, ऑर्डर। ऑर्डर का क्या मतलब है कि सही समय पे मुझे सही सामान सही जगह पे मिल जाए। जैसे कि मैं अपने स्टूडियो में एंट्री ले रही हूँ, मैं अपने स्टूडियो में आई हूँ काम करने, तो मुझे एक सर्टन जगह पर अपना स्क्रीन चाहिए, सर्टन जगह पे अपना आईपैड चाहिए, सर्टन जगह पे मुझे वाटर बॉटल चाहिए, सर्टन जगह पर लाइटिंग ठीक होनी चाहिए, है ना। तो सही समय पे सही ऑर्डर में सामान जो है वो मेरा होना चाहिए। एवरीथिंग एंड एवरीवन शुड बी इन द राइट प्लेस, इंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग एंड एफिशिएंसी, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी मुझे तो गड़बड़ हो जाएगी, टाइम वेस्ट होगा। फिर है इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या है कि मेरे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सबको मुझे इक्वल ट्रीट करना है। देन वी हैव स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। इसका क्या मतलब है कि मुझे अपने एम्प्लॉय टर्नओवर को मिनिमाइज करना है। अब टर्नओवर का क्या मतलब है कि जब एम्प्लॉयज़ का छोड़ जाना,
ठीक है, बीच में ही छोड़ दिया, या फिर कई ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जहाँ पर लोग ना 6 महीने में छोड़ देते हैं, 3 महीने में स्विच कर लेते हैं, हर साल स्विच करते रहते हैं, तो इसका मतलब क्या है, वो ऑर्गेनाइजेशन में काम ठीक नहीं हो रहा है, कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो हमें उस एब्सेंटिज्म को कम रखना है। ठीक है, और अगर स्टेबिलिटी है आपके ऑर्गेनाइजेशन में तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब आपका इन्वायरमेंट अच्छा है, लोग एफिशिएंटली और एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं। इनिशिएटिव का क्या मतलब है कि जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, जो आपके वर्कर्स हैं, आप उन्हें इनकरेज करो। ठीक है, आप उन्हें इनकरेज करो कि वो भी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करें। देन वी हैव स्पिरिट दे कॉर्प्स, इसका क्या मतलब है, टीम वर्क। टीम वर्क, हमें यहाँ पर आई को रिप्लेस करना है वी से, कि हम आई नहीं है, मैं नहीं हूँ, हम सब एक साथ काम कर रहे हैं, टीम स्पिरिट को दर्शाता है ये। सो प्रमोट टीम स्पिरिट, यूनिटी अमंग एम्प्लॉयज, रिप्लेस आई विद वी टू बिल्ड ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन। क्योंकि अगर आप अपने वर्कर्स को भी अपने साथ जोड़ोगे डिसीजन मेकिंग में, तो उन्हें भी लगेगा कि दे आर इम्पॉर्टेंट, उनके इनसाइट्स को वैल्यू किया जा रहा है, उनको उनमें एस्टीम, उनका रिकग्निशन, उनमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी और वो मोटिवेटेड भी रहेंगे। ठीक है, अब आपको ये बता देती हूँ मैं दोनों का डिफरेंस क्या है, हेनरी का भी और हमारे एफ.डब्ल्यू. टेलर का भी। तो पहला क्या है जी, हमारा पर्सपेक्टिव कि जो हेनरी फ्योल है उनका जो फोकस था वो किस पे था, वो टॉप मैनेजमेंट पे था। एफ.डब्ल्यू. टेलर का शॉप फ्लोर पे था। ठीक है, ये किन के लिए था, ये आपके फैक्ट्री, जो एफ.डब्ल्यू. टेलर का था ना वो फैक्ट्री लेवल वर्कर्स के लिए था, ये आपको ध्यान में रखना है। और जो हेनरी फ्योल का है वो टॉप मैनेजमेंट पे था। दूसरा, यूनिटी ऑफ कमांड कैसी है। ठीक है, तो इसमें कैसी यूनिटी ऑफ कमांड है एफ.डब्ल्यू. टेलर में, हमने क्या बताया था कि भाई अब आपको कम्युनिकेट करना है तो आप कैसे करोगे, किससे करोगे, एक ही इंसान होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारी एप्लीकेबिलिटी, भाई देखो जो हमारा 14 फ्योल के प्रिंसिपल है वो तो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। ठीक है, पर जो हमारे एफ.डब्ल्यू. टेलर के हैं वो कहीं कहीं जैसे फैक्ट्री सिस्टम्स में ही हो सकते हैं, या फिर कहीं और जहाँ पर फैक्ट्री सिस्टम यूज़ होता हो, है ना, जहाँ पर लोग वर्कर्स काम करते हो, तो वहाँ पर होगा। पर आज के टाइम पे चेंजेस आ गए हैं, ये चीज़ें आज के टाइम पे भी अब चलती आ रही हैं। ठीक है, बेसिस ऑफ फॉर्मेशन क्या है इसका, पर्सनल एक्सपीरियंस। ठीक है, जो हमारा हेनरी फ्योल है वो हमने पर्सनल एक्सपीरियंस से फॉर्मेट किया है, और हमें पता है कि जो एफ.डब्ल्यू. टेलर का है वो हमने कहाँ से किया है, वो हमने एक्सपेरिमेंटेशन से किया है। ठीक है, अच्छा फोकस क्या है, एफ.डब्ल्यू. टेलर का मेरा फोकस था कि मुझे ओवरऑल इम्प्रूव करना है किसको, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को। और हम एफ.डब्ल्यू. टेलर में कहते हैं कि भाई हमें अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, हमें फालतू की चीज़ें हटानी है, फालतू की मूवमेंट्स हटानी है। पर्सनैलिटी, वो जो हेनरी फ्योल थे हमारे, वो प्रैक्टिशनर थे, वो साइंटिस्ट थे। ठीक है, एंड इट इज़ जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और हमें पता है कि एफ.डब्ल्यू. टेलर ने हमें साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो दी थी। तो आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ मिलता ही रहेगा, और जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन चेकआउट करना मत भूलना। कोर्स का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कॉमेंट में मिल जाएगा। टिल नेक्स्ट टाइम, कीप विनिंग यू चैंपियंस।